नमस्कार दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम चल रहा है, आधी आबादी की आवाज। और आज हम आपको सीधे लिया चलते हैं सखी वन स्टॉप सेंटर की तरफ, जो कि हल्द्वानी शहर में ब्लॉक के पास में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग का जो यहाँ पर ऑफिस है उसमें यहाँ से संचालित होता है। सखी वन स्टॉप सेंटर दोस्तों केंद्र सरकार की एक योजना है। कितने साल इस योजना को शुरू हुए हो चुके हैं और ये किस तरह की योजना है। सरोजनी जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस सेंटर की प्रबंधक हैं और पिछले 4 सालों से इसका जिम्मा संभाले हुई हैं। तो आज हम विस्तार से इस योजना के बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। यहाँ पर मैं बता दूं आपको दोस्तों कि कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जानकारी के लिए, जैसे कि महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का लगा है। तो बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर हैं। हम सुनेंगे नारी की हर बात और नए समाज की ओर। तो हम आज बात करेंगे सरोजनी जी से। सरोजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सरोजनी जी, आप थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं कि जो वन स्टॉप सेंटर है ये कब से संचालित हो रहे हैं और क्या मकसद है इन सेंटर्स का। हाँ, तो नैनीताल जनपद में जो वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत हुई है ये हुई है 26 अगस्त 2017 से। और इससे पहले सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा ऑफिस दिया गया था, वहीं पर से हमारा सेंटर चलता था। और अभी ये 2020 में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जो कि ब्लॉक परिसर के अंदर ही हमारा अभी सखी वन स्टॉप सेंटर चल रहा है। तो ये स्टेट की योजना है या केंद्र सरकार की? ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे कि अभी बाल विकास, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास द्वारा ही ये संचालित होता है जी। हाँ। केंद्र सरकार की क्या मकसद था इस योजना का? इसके जैसे कि नाम से लगता है कि वन स्टॉप सेंटर, यानी कि क्या एक ही स्टॉप पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं? हाँ, जैसे कि नाम से ही है कि वन स्टॉप सेंटर। देखिए, इसका नाम ही रखने का मकसद ये रहा है कि एक ही सेंटर यानी कि एक ही छत के नीचे हमको सारी सुविधाएं मिल जाएं। जी, अगर हम उन सारी सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या वो है? हाँ, वो सुविधाएं जैसे महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, इस उत्पीड़न के लिए ही, इसको रोकने के लिए ही हम लोग सहयोग के रूप में यहाँ पे खड़े रहे। तो महिला उत्पीड़न में सबसे ज्यादा दिक्कतें कहाँ पे आती हैं? देखो, घर से शुरुआत होती है, लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारपीट हो रही है, या बड़े कांड हो जाते हैं, कुछ क्राइम और हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को काउंसलिंग की हमें जरूरत होती है, जो कि सुविधा यहाँ पे अभी दी जाती है। हमें मेडिकल की मारपीट हुई है तो मेडिकल की जरूरत हो जाती है, तो मेडिकल की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध होती है। साथ ही साथ जैसे हमको रिपोर्ट दर्ज करानी है, तो महिला को ये मालूम नहीं होता कि कहाँ के किस संबंधित थाने पे हमको जाना है, या फिर हमको ग्रामीण क्षेत्र है तो पट्टी पटवारी के पास हमको जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हमें पुलिस सहायता हम लोग उन लोगों की करते हैं। और कोर्ट में मामले जब चले जाते हैं तो उसमें भी हम लोग पहले तो एक तो पैरा लीगल हमारे पास है, जो कि हम पूरी कानूनी उसको सलाह हम लोग देते हैं। और अगर कोर्ट पे मामला चला जाता है तो वहाँ पर भी निःशुल्क अधिवक्ता भी हम लोग मुहैया कराते हैं। इसके साथ ही ये भी एक सुविधा ये है कि 5 दिन का जो अस्थायी शेल्टर है, आश्रय है, वो हम वन स्टॉप सेंटर में उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो मैक्सिमम 5 दिन आप हाँ जी रखेंगे? 5 दिन हम लोग रखते हैं जी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि इतनी सारी सुविधाएं आप वन स्टॉप सेंटर के जरिए दे रहे हैं। सरोजनी जी, किस किस तरह के केस आते हैं? आपने अगर कोई श्रेणी बनाई हो कि घरेलू हिंसा के इतने केस हैं, रेप के इतने केस हैं, तो ये क्या क्या श्रेणियां हैं? अभी अगर हम अभी पूरे अभी 2017 से और अब तक का अगर हम केसों का वर्णन करते हैं, तो जैसे घरेलू हिंसा के केसेज हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। घरेलू हिंसा के केस हैं, या बलात्कार के केस हैं, शारीरिक शोषण है, यौन शोषण जो है उसके केस हमारे पास आते हैं। तेजाब पीड़िता के भी केसेज हमारे पास कम मात्रा में है लेकिन आए हैं। और मानव तस्करी है, बाल यौन शोषण के मामले आए हैं, बाल विवाह के मामले आए हैं, और मिसिंग जो अपहरण है वो आए हैं। इस बीच अभी हमें ये देखने को मिलता है जो साइबर क्राइम वाला मामला है वो भी थोड़ा सा उभर के आ रहा है। और साथ ही साथ दहेज उत्पीड़न है, या फिर अन्य अपराध जो भी होते हैं कि लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से हो गया, और तो इस तरह के मामले भी हमारे पास आते हैं कि इस तरह के अपराध हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आप उसको मतलब घरेलू हिंसा में उसको फिर अच्छा अन्य में आप करते हैं? अन्य में हम लोग कर लेते हैं। जैसे बीच में एक मामला आया था कि जैसे 2 गांव में अड़ोस पड़ोस के ही लोग थे, तो दोनों महिलाओं की ही आपस में थोड़ा नहीं बन रही थी, वो जमीनी थोड़ा सा विवाद था। जबकि तो ये कि जैसे उनने सब्जी बोई है तो वहां से वो उसमें कुछ गंदा डाल दे रहे हैं खेत में, या अपनी गाय को या बकरी को चराने के लिए भी छोड़ दे रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर ही मिलाने के लिए तो फिर
ऐसे में भी हम लोग दोनों पक्षों को हम लोगों ने बुलाया और यहाँ पे बहुत सारी बातचीत उनके साथ की और कहीं ना कहीं उनका एक समझौता हुआ, क्योंकि हमने उनसे बहुत, काउंसलर ने भी हमारी उन लोगों के साथ बात की। जैसे कि देखिए, पड़ोसी तो एक बहुत ज़रूरी है, जो कि अपना जीवन साथी हम उसको कहना चाहिए कि जब तक हम रह रहे हैं तो पड़ोस में सबसे पहले दुख दर्द में हम उसी को बुलाएंगे, क्योंकि रिश्तेदार और अपने लोग तो बहुत दूर होते हैं। तो ये बात उनकी भी थोड़ा समझ में आई, लेकिन अभी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा केसों का जो है कि सिलसिला जो भी चलते रहता है, बाकी फॉलोअप भी हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि एक अंदर से हम लोग जुड़ जाते हैं उनसे। हाँ, बिल्कुल। तो घरेलू हिंसा के केस आपने कहा कि सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ। थोड़ा सा बताएं कि क्या सिनारियो है इस वक्त घरेलू हिंसा का, क्या महिलाएं जागरूक हैं? मतलब ये तो मानते हैं हम लोग कि घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा होती है, मतलब कितना फीसद महिलाओं में आप मानती हैं कि घरेलू हिंसा इतनी फीसद महिलाएं झेलती हैं? घरेलू हिंसा तो ज्यादा ही, ज्यादा ही है, 90% कह सकते हैं कि आराम से हम कह सकते हैं कि 90 से भी ज्यादा होंगे, है ना। तो घरेलू हिंसा तो किसी न किसी स्तर पर तो होती है, मतलब हर महिला के साथ हो रही है, लगभग हर महिला के साथ। बिल्कुल। ऐसी कौन सी महिलाएं होती हैं जो यहाँ तक पहुँचती हैं और वो किस तरह के केसेज होते हैं? हाँ, एक तो ये है जब कि पानी सर से ऊपर हो जाता है तब महिलाएं यहाँ पर आती हैं, या शुरुआती ही कदम पे आती हैं? कैसे अनुभव आपके रहे हैं जब आप? दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जैसे हमें लगता है, जैसे घरेलू हिंसा जब भी जिस भी महिला के साथ होती है, तो पहले तो महिला का पूरा ध्येय यही रहता है कि वो घर के मामले घर ही पर निपटाएं, क्योंकि उसको अपने घर का भी देखना है, बच्चों का देखना है कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, उससे हमारे बच्चे कितने प्रभावित होंगे, मेरा सारा पूरा जो गृहस्थी वाला है काम वो कितना प्रभावित होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी मैं शिकायत करने जा रही हूँ या फिर मैं इस कदम अपना आगे बढ़ा रही हूँ, तो शाम को तो लौट के मुझे इसी घर पे आना है। तो ये उसको एक चिंता खाई उसको जाती है कि हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो जब सर से ऊपर पानी हो जाता है तो फिर उसको तो आना ही आना है। कि कुछ बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, फोन पे कहते हैं वो कि मैडम हमारे साथ इस तरह की, आप बताइए केस तो मैं कैसे कर लूं, मैं यहाँ आ भी नहीं सकती, ये भी दिक्कतें होती हैं। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में हाँ, कई बार ये होता है कि अगर वो नहीं आ पा रही हैं तो हम किसी बहाने, चाहे हम अवेयरनेस कोई प्रोग्राम वहाँ पे कर रहे हैं तो वहाँ उनको बुला लेते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी वो दिक्कत है तो वहाँ पे जैसे मीटिंग रख के या फिर उनके घर जाके उनसे बात कर सकते हैं। तो उनको एक जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। जी, किस तरह के केसेज आए हैं महिला घरेलू हिंसा में? अधिकतर जो मामले घरेलू हिंसा के हैं, तो एक तो जैसे कुछ लोगों का तो रहता है कि मारपीट बहुत होती है, सीधे मारपीट कर रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं और खर्चा नहीं दे रहे हैं, ये दिक्कतें आती हैं। और कुछ ये आते हैं कि जो मानसिक टॉर्चर, क्योंकि कुछ लोगों का जैसे ये कहना था कि हमें मारा, अभी तक मुझे हाथ नहीं लगा है, लेकिन मानसिक तनाव इतना है, इतना टॉर्चर मानसिक तौर पे उन लोगों को किया है कि वो कुछ इससे तो वो कहते हैं कि मार लेते तो सही था। तो ये दिक्कतें बहुत आई हैं। किस तबके की महिलाएं, अगर मैं कहूँ कि आते हैं यहाँ पर घरेलू हिंसा वाली, क्या लोअर क्लास है ज़्यादा जो ड्रिंक करके मार पिटाई वाले जो मामले आते हैं, या मिडिल क्लास भी इसमें शामिल है? नहीं, मिडिल क्लास भी है, कहना चाहिए कि तो लगभग सभी इस तरह से हैं, लेकिन जो मीडियम साइज है, मीडियम कहना चाहिए क्लास है, वो ज़्यादा है। अभी तक कोई बहुत ही टिपिकल केस आपने सुलझाया हो घरेलू हिंसा का? घरेलू हिंसा के तो हमने बहुत सारे केसेस जैसे सुलझाए हैं। कई बार तो ये लगता है जब दोनों पक्षों को हम बैठाते हैं तब मैं लगता है कि मामला तो कुछ था ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये भी एक अनुभव हमारा रहा है। जैसे कि कभी अचानक कल कोई केस आया था, तो उसमें कहो तो मामला कुछ भी नहीं था। वो दोनों को जब बैठाए तो उसी में वो बोलते पहले बहुत गुस्से में थे, फिर उसके बाद वो खुद ही एक दूसरे को देख के फिर हाँ तुमने तो ये कहा, मैंने ऐसे थोड़ी कहा, फिर वो अपने आप मुस्कुराना, एक दूसरे को मतलब सम्मान देना, ये तमाम सारी चीजें और चीजें सब उसी समय तो सारा हाँ, जो है वो यहाँ पे निकल जाता है बस। और ये इसमें मुझे ये भी लगता है, जैसे कि कल की जो कंडीशन थी उसमें मुझे ये लगता था कि जो उनके घर पे फैमिली में जो लोग हैं, जैसे सास है, ससुर है और परिवार में और जो भी बच्चे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी को आपस में लड़ने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। वो जो अंदर का अंदर एक घुटन, और न वो कह पा रही है, और न पति को भी अगर गुस्सा है वो भी खुल के नहीं बोल पा रहा है। एक बार थोड़ा सा अगर वो कुछ कहती है तो झटक से वो बोल दे रहा। तो ये जो एक उनको जो मंच बैठा, हाँ, थर्ड पर्सन के साथ मिलके शेयर करना, हाँ नहीं, दूसरा ये है कि उनके पास दोनों को बैठने का वक्त या अकेलापन उनको भी, पति पत्नी को भी जरूर चाहिए, चाहे वो लड़ने के लिए ही चाहिए। तो वो जो किसी का इंटरफेयर बीच में है तो वो अच्छे से लड़ भी नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो केस आ रहे हैं वो परिवार वाले भी ज्यादा हैं। हाँ,
ऐसा नहीं कि एकल परिवार है? नहीं, संयुक्त दोनों परिवारों- है, दो, हाँ ऐसे भी हैं कि संयुक्त परिवार है और वहाँ से उनको दिक्कत आ रही है। और दूसरा जो एकल हैं वो भी पति पत्नी केवल रह रहे हैं, उसके बाद भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये भी बहुत सारे केसेज हैं। मतलब उसमें किस तरह का होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेस भी आते हैं क्या? आते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके के हैं। हाँ, वही मैं समझ रही हूँ, हाँ, किस एक प्रवृत्ति के आ रहे हैं, ही नए-नए केस से हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, आपने सुलझा दिया, आपको लगा कि तो कोई केस ही नहीं था क्या? उनको भी ऐसा लगा कि अरे कोई मामला ही नहीं था, हम बेवजह स्टॉप सेंटर तक पहुंच गए? हाँ, वो तो फिलहाल तो लग रहा था उनको कि हाँ भी इस तरह का कुछ नहीं है। तो जाते समय भी दोनों आप लोग आराम से घूमते हुए निकलो, शाम तक घर पहुंचना, ये सारी बातें मैंने उनसे कही। अच्छा। तो नहीं लगता कि इस तरह का कोई न वो रिपोर्ट दर्ज, काहे की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, वो एक दूसरे की आपस की शिकायतें हैं। तो आपको लगता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी घर में स्पेस जो है वो हाँ, वो नहीं मिल पाता, उससे भी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के अलावा और कौन से केस हैं जो ज्यादा आते हैं? गुमशुदगी के भी देखने को हमको काफी केसेस मिले, खासकर जैसे ये लॉकडाउन हुआ था तो ये वाले केस अभी यहाँ पे बड़े जैसे 13 बालिकाओं का अभी हमारे वहाँ, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें यहाँ पे आश्रय दिया, तो शायद मुझे जो मैंने मनन किया, मुझे लगा था कि लॉकडाउन में किसी को कहीं बाहर आने जाने इस तरह की तो स्थिति किसी की थी नहीं, और ऐसे मौके में वो अधिकतर बालिकाएं थी, कुछ नाबालिग कुछ बालिकाएं जो कि अपने दोस्तों से मिलने, अपने प्रेमी से मिलने इस तरह से, और बहुत हाँ घर से निकल गई, शाम को घर नहीं और इतनी हाँ शाम को फिर वो घर नहीं पहुंची, तो फिर उनके द्वारा, उनके पिताजी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। और पुलिस के हाथ तो ठीक है, कानून के हाथ लंबे हैं कहते हैं, तो वो पकड़ नहीं थे, वो पकड़ के लेके आए, तो वो यहाँ आई फिर। हाँ यहाँ आए, और उसके बाद जाके उनके और घर जाने से बिल्कुल जैसे मना करने लगे कि नहीं हम तो जाएंगे ही नहीं। तो एक आध दिन यहाँ रखने के बाद उनके साथ जो पूरी काउंसलिंग हम लोगों ने करी, बहुत समझाया, उनके माता पिता बहनें उनको हमने बुलाया, तो ठीक है, उनको एहसास भी दिलाया कि गलती तुमने करी है, कि घर से तुम इस तरह से उनका विश्वास खो के तुम बाहर निकल गए हो, लेकिन एक समाज में अगर जीना है तो इज्जत के साथ जीना है, तो ये तुम गलत कर रहे हो। तो ये तमाम सारी चीजें होने के बाद, लेकिन बालिका लौटी, हाँ ज्यादा बढ़ गई, हाँ मतलब गुमशुदगी की थी, लेकिन गुमशुदगी हुआ नहीं था, खुद भी गए थे, खुद की मर्जी से गए हुए थे। ये बालिकाओं की नासमझी भी थी, इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्लान पूरा ये किया कि जैसे इन केसों से ही हम लोग भी सीखते हैं, है ना, कि अनुभव तो हमारा भी इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। तो इसमें हम लोगों ने पूरा एक प्लान किया है कि बालिकाओं के साथ जहाँ भी है, या फिर महिलाओं के साथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी भी हम लोग जहाँ पे जाते हैं उन लोगों को अच्छी भले की बात हम लोग बताते हैं कि क्या ये बुरी कंडीशन है, किस लत में आप लोग पढ़ रहे हैं, क्या आपके फ़ोन है, फ़ोनों से आजकल तो ये भी रहता है कि फ़ोन से हाँ मैं आ रही हूँ या तुम बुला लो, इस तरह से बातें आती होती हैं या मैसेज कर देते हैं, और माँ बाप को ये पता नहीं चलता, और लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं या क्या है, और कुछ पता नहीं चल पाता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा पे जा रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग की आपको जरूरत महसूस? हाँ, उन लोगों के करवा रहे हैं, हम लोग करवाते हैं। जैसे जो भी है इस तरह की टीचर लोगों से भी हम लोग संपर्क करते हैं कि अगर जैसे बालिकाओं में भी लगता है या बालकों में लगता है कि वो गुमसुम रह रहा है या फिर कुछ अलग सी उसकी एक्टिविटीज आजकल हो रही है, तो समझ में तो आ जाती है कि आजकल ये बच्चा इस तरह से क्यों है ना, या खोया है। तो इसमें टीचर की भी भूमिका बनती है कि वो उसको थोड़ा सा ध्यान दे उसकी तरफ, और उसके लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कि उसकी हम लोग काउंसलिंग वहाँ पे करवा दें ना। और माँ बाप को तो पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चा इस तरह से खो रहा है। मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इन वजहों से भी कई सारे केसेस आते होंगे कि मतलब भागने के या कोई इस तरह के कि ब्लैकमेलिंग के, हाँ, शेयर कर दिया आपने, ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर साइबर क्राइम की जो बातें हैं, साइबर क्राइम के भी इस बार 4 केसेस हमारे पास लड़कियों के ही यही आए कि मैडम हमारी आईडी से कोई फेसबुक चला रहा है, तो इसमें भी हम लोगों ने साइबर क्राइम सेल को हमने इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट हमने उनकी बनवाई कि आप जो नज़दीकी थाना है फिलहाल आप वहाँ पे FIR दर्ज करके आओ, रिपोर्ट दे के आओ, और नंबर क्या है कि साथ जो चीज़ें हैं आप शिकायत करके, वो लोग दर्ज करके आए वहाँ पे। तो वो उन लोगों को इस तरह की मदद मिली कि वहाँ से उन्होंने फिलहाल अभी जाँच चल रही है उनमें। तो इसके अलावा और किस तरह के केसेज यहाँ पर आते हैं? बाकी लगातार तो कहना चाहिए कि जैसे बाल यौन शोषण के भी हैं, अभी कल परसों ही एक मामला ये आ रखा है। देखो 5 बालिकाएं थी एक ही परिवार की, और
वो घर से निकल गई कि पिता छेड़खानी करते हैं। घर से निकले तो 5 बालिकाएं, 5 बहनें थी। तो वहाँ पे अभी वो बालिकाओं की कोई एक समाज सेविका हैं, तो उन्हें वो बालिकाएं मिली हुई थी और वो उन्हें संबंधित थाने में लेके गई और वहाँ पे उनकी रिपोर्ट वगैरह दर्ज करी। 0 एफआईआर दर्ज हुई। पटवारी क्षेत्र था इसलिए वहाँ पे 0 एफआईआर दर्ज करके वो रिपोर्ट उन्होंने हस्तांतरित पटवारी के पास भेज दी थी। और यहाँ फिर रात को बच्चों को कहाँ रखा जाए, इसलिए फिर यहाँ संपर्क किया गया। तो 10:30 बजे रात बच्चे रिसीव किए मैंने यहाँ पे और उनको शेल्टर दिया। और सारी रात भर ये है कि बच्चों के साथ पूरी बातचीत करना, क्योंकि एक खतरा भी बने रहता है। देखो बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कभी किसी को चक्कर आ जाता है, कभी किसी के साथ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे रोने लगते हैं, तो ये तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। तो उनके लिए भी बहुत केयर हमको करनी पड़ती है। तो सुबह भी हम लोगों ने उन बच्चों की काउंसलिंग करी, अलग अलग करके बच्चों से बात करी कि बच्चा कितना सच कह रहा है, कितना क्या कह रहा। तो फिर एक तरफ से उनको फिर आश्वासन भी दिया कि हम लोग हैं आप लोगों के सामने, डरने की कोई बात नहीं है। और उन बच्चों को उसके बाद जाके हम लोगों ने CWC में बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन के माध्यम से भेजा। तो अभी बच्चे बल्कि धरोहर में रह रहे हैं। लेकिन बड़ी भी जो बालिका 22 वर्षीय बालिका थी, तो अगर वो छेड़खानी की पूरी बात उनसे बता रही है तो ये तो मतलब एक शर्मनाक घटना है। तो सोच के भी अजीब रूह कांप रही है कि ऐसा भी कोई बाप ऐसे अपने बच्चों के साथ कर सकता है। माँ है और अभी CWC में ही माँ को भी बुलाया उन्होंने, माँ को बुलाने वाले। लेकिन अभी इस बीच हम लोग, क्योंकि इस बालिका का अभी थोड़ा मेडिकल है, बयान वगैरह ये सब हो रहे हैं, तो अभी हमारी ये प्लानिंग है कि उसकी माँ से भी हम लोगों की बात होनी है कि क्यों इस तरह से है। निष्कर्ष निकाला कि क्यों इस तरह से हो जाते हैं पिता? क्या बच्चों की परवरिश में शामिल नहीं होते हैं वो, तो एकदम से वो कटा सा महसूस करते हैं, या फिर ड्रिंक का मसला है, या रोजगार से कुछ दिक्कतें हैं कि घर के मसलों में है तो टेंशन फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं? क्या लगा आपको? एक तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ठीक है वो बच्चों की परवरिश में अपना उनका सहयोग नहीं रहा है, अपना उनके पास नहीं रहे हैं, वो चीज़ अलग है। देखो माँ भी बच्चों को पालती, लेकिन अगर इस तरह की क्यों उनका मानसिक जो सोच है, जो उनकी अपनी सोच है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा कि मतलब इस तरह एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है। कहीं ना कहीं जो उनके पूरे संस्कार उन्हें मिले हुए हैं, क्या उनको नहीं सिखाया है कि अपनी बेटियों से कैसी बात करनी है? जब अपनी बेटी की जो इज्जत नहीं कर सकता तो दूसरे की बेटियों की क्या करेगा? और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं, एक तरफ से देखो हम इतने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे हम लोग लगा, लेकिन अगर ऐसी हरकतों को देखें तो एक अजीब सी टूटन मन में आती है कि हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मानसिकता को कैसे बदला जाए, जो कि शुरू से ही इस तरह से। तो कहीं ना कहीं जो घर से ही एक शिक्षा की उपज होती है और माँ को ही गुरु माना है, तो मुझे लगता है कि हर घर में बालकों को शुरू से ही बालकों को ये बताना चाहिए कि कैसे अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ की जो इज्जत करते हैं हम बाहर वालों की भी उस तरह से इज्जत करें। तो कहीं ना कहीं एक संस्कार उन पर डालने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा किस तरह से आप लोग यहाँ पर काम करते हैं? क्या अनुभव रहे हैं आपके 4 साल के? क्या लगता है आपको समाज में तब्दीली कुछ आई है कि नहीं आई है? नहीं, केस बढ़ते जा रहे हैं या केसों का ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? केस बढ़ रहे हैं। अब हम कैसे कहें कि केस बढ़ रहे हैं का मतलब है कि पहले कि घटनाएं होती थी लेकिन वो सामने नहीं आती थी। केस बढ़ रहे हैं तो इसको हम अपनी सफलता कहें कि लोग जागरूक हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो हम तक पहुंच रहे हैं और सफलता पा रहे हैं, कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और छोटे मोटे जैसे घरेलू हिंसा के जो मामले होते हैं, हमारा पूरा प्रयास तो ये रहता है कि वो कोर्ट तक ना पहुंचे। वो घरेलू मामले बस यहीं पर सीधे ऐसे सामंजस्य बने उनमें और सहभागिता से दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन जिए, है ना। तो समझौते भी हम लोगों ने काफी कराए। अगर हम थोड़ा सा चीजें देखें, समझौता कराने के बाद फिर दोबारा वो केस आ गया हो, कई बार हुआ भी है कि ये फिर से इस तरह से कहने लग गए हैं, मैडम ये फिर से ऐसा हो रहा है, ये ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे में भी हम लोगों ने सीधे हम द्वितीय पक्ष से ही बात करते हैं और उनसे ही पूछते हैं कि आजकल कैसा चल रहा। तो वो शायद वो मुझे लगता है कि दोबारा कहीं फिर फोन आएगा, इसलिए ये सोच के फिर कहने लगते हैं सही है। हाँ, फिर कहने लगते हैं नहीं मैडम बहुत अच्छा चल रहा है। तो फिर उसको थोड़ा सा अंदर से कुछ तो लगता है कि वहां से फिर फोन आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सही से चलना है। तो ये भी स्थितियां रही है।
अगर हम केसों की बात करें तो थोड़ा सा आंकड़े कुछ बता दें कि कितना केस थे 2017, 18, 19, 20 में? अभी 18, 19, 20 अभी हमें जैसे इस साल का अगर मैं बताऊं, जी। पूरे इस साल का, तो टोटल तो अभी हमारे पास ये है। टोटल अगर हम देखते हैं वर्ष भर में तो जैसे 121 केस हमारे टोटली आए हुए थे 2017-18 में, और अब तक वो 121 आए थे, तो 121 के 121 हमारे फाइनल हो चुके हैं। कुछ तो कोर्ट के माध्यम से हुए हैं और कुछ हमारे यहाँ से, भले ही वो उसी साल नहीं हुए, अब तक हुए हैं। बहुत सारे जो लंबा पीरियड लगा है, लेकिन वो हो चुके हैं। ऐसे हमारे 2018-19 में 222 केस आए थे और 222 ही हमारे फाइनल हो चुके हैं। और 2019-20 में हमारे 212 थे और 212 अब तक फाइनल हो चुके हैं। और इस साल जो हमारे टोटली केसेस थे वो अभी देखती हूँ 216 केस आए हुए हैं अभी हमारे। 216 में से घरेलू हिंसा के 142 केस थे हमारे, और रेप केस 1 आया था। यौन उत्पीड़न के 5 थे, बाल यौन उत्पीड़न 1, बाल विवाह के 3, गुमशुदगी के 15 केस आए, और साइबर क्राइम के 4 आए, और अन्य क्राइम जो हुआ है वो 45 लोग हुए, है ना। तो इसमें भी अभी हम लोगों ने जैसे कि 28 पीड़िताओं को तो मेडिकल की पूरी सुविधा हम लोगों ने दी है, और 30 महिलाएं और किशोरियों को यहाँ पे आश्रय 20 साल हमने दिया है, और 132 पीड़िताओं को काउंसलिंग हम लोगों ने की, जिसमें कि 119 केसों में समझौता हुआ है। तो ये भी एक हमारी उपलब्धि हुई है। और बाकी फॉलोअप उनका लेते रह रहे हैं, गृहस्थी अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा दिक्कत आती तो हम फिर तो पुनः बुला लेते हैं उन लोगों को। और 13 मामले ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनकी हमने तारीखें रखी है। कभी लड़के को टाइम नहीं मिल रहा है, कभी लड़की को टाइम नहीं मिल रहा है, या फिर महिला पुरुषों का है तो घर के कामकाज हैं, या फिर छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी कुछ रुक के आएंगे। तो ये चीज़ें, इसलिए 13 मामले भी ऐसे हैं जिनकी हमने अभी तारीखें दे रखी हैं। इसके अतिरिक्त 54 केस ऐसे हैं जो कि थाने में दर्ज कराए गए हैं, थाने में भेजे गए। हालांकि एफआईआर नहीं कटी है सब में, 12 केसों में एफआईआर कटी है, लेकिन 54 केस ऐसे थाने तक जाना पड़ता है। थाने तक जाने का ये रहता है, देखो एक तो अचानक कभी जैसे मारपीट हो गई, रात का समय है या फिर दिन में समय है, तो वो तुरंत हमें फ़ोन करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम तुरंत 112 में फ़ोन करते हैं, 112 से हम पुलिस वहाँ पर हम लोग भेजते हैं। हाँ, तो ऐसे में फिर ठीक है, दोनों पक्षों को बुला के लाना या जो भी रहता है, तो और मामला फिर वहाँ पे निपट जाता है। तो ऐसे भी हमारे पास पूरे मामले आए हुए हैं। और बाकी 54 केस जो थाने में हुए, इसमें भी 42 केसों को तो ऐसे ही निस्तारित कर दिया गया है थाने में। और बाकी के जो हमारे, कई बार ये भी रहता है कि हम जैसे हम कहते हैं उनसे कि हाँ यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आइए, और नहीं मानने के लिए तैयार नहीं होते, और वो कहते हैं कि मैडम यहाँ नहीं, वो तो थोड़ा वर्दी से डरेगा, पुलिस वालों से डरेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में भी हम थाने में भेज देते हैं। हाँ, और कई बार, और थाने में ये केस जाने से, और थाने में से भी कई बार महिला हेल्पलाइन में उनको भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर भी वो लोग थोड़ा सा, हाँ, वर्दी, हाँ जी हाँ, तो एक दबदबा सा रहता है। तो उस डर से भी बहुत सारे केसेज हैं वहाँ पे फाइनल हुए हैं। और 12 केस ऐसे हैं जिसमें कि एफआईआर कटी हुई है, चार्जशीट वगैरह उसमें कटने के पश्चात वो अभी न्यायालय में पहुँचे हुए हैं और वही विचाराधीन है। और उक्त अभी 12 केसों में जो है न्यायालय में जो चल रहे हैं, उसमें भी हम लोग, जैसे हमारे पास अधिवक्ता है तो वो फॉलोअप उनका लेते रहती है, और कहाँ पे क्या चल रहा है कितना, और ये सूचना फिर हम विक्टिम तक देते रहते हैं कि ये तुम्हारा मामला यही चल रहा है और ये सब हो रहा है। और उन्हें अगर कोर्ट में ज़रूरत होती है तो वो भी वहाँ पे खड़ी रहती हैं। जो संगीता टाकुली मैडम है हमारी, वो भी खड़ी वहाँ पे रहती है। तो अगर कुल मामले कहें इस साल के जनवरी तक के, तो कितने मामले सुलझाए हैं आपने? टोटल कितने मामले आपके पास आए थे और कितने सुलझाए हैं? अभी तक हमारे जो टोटल मामले हैं 216 मामले तो अभी इस बार हमारे आ चुके हैं। और इन 216 में भी वही 52 केस अभी हमारे पास बचे हुए हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि आबादी के लिहाज से अगर हम देखें, हम मान रहे हैं कि 90% से ज्यादा ही महिलाएं घरेलू हिंसा के शिकार हैं, और लॉकडाउन जैसा पूरा पीरियड बीता जिसमें कि बहुत सारे तनाव घर में हुए, झगड़े हुए, कई तरह की चीजें हुई, जिस तरह के केसेस आ रहे थे पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से। तो ऐसे में मामले बहुत बढ़ने चाहिए। तो क्या लॉकडाउन खुलने के तुरंत बाद कुछ घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हुए हैं क्या कुछ?
क्योंकि 216 तो बहुत मामूली केसेज है ना। हाँ। वैसे देखें, क्या लग रहा है आपको कि लोग अभी भी मतलब डर रहे हैं, सामाजिक डर हैं, या जागरूकता की कमी है? क्या वजह है कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही महिलाएं? मुझे नहीं लगता कि अब वैसे जागरूकता की कमी हो। लोगों को तो मालूम तो अब तो है, कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, है ना। तो जानकारी तो सब है, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लोग आ रहे हैं, ये भी हम नहीं कह सकते कि लोग नहीं आ रहे। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 112 में भी अगर वो फ़ोन करे, पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, और पटवारी क्षेत्र है, नेटवर्क ही नहीं मिल पाता है कि वहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो या किससे वो मदद लें। तो मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों में भी बहुत ज़रूरत है उन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करने की। ज़रूर है कि अवेयर करें और वो अपने तब हम तक वो पहुँचें, या जो भी उनके सुविधाएं हैं उन सुविधाएं उन तक पहुँचें। जी जी। और क्या कहना चाहेंगे? अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नज़दीक आ रहा है, क्या संदेश आपका होगा हल्द्वानी की महिलाओं के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पिछली बार थोड़ा सा ये दिक्कतें थी, लॉकडाउन होने वाला था क्योंकि कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया था बाहर, तो उसमें भी ये था कि आप बहुत कम लोग इकट्ठा हुए, तो फिर भी हम लोगों ने मनाया, है ना। तो अभी हमें लगता है कि सब कुछ देखो, कोरोना जंग जीत के ही सब लोग अभी तक हम लोग आपस में मिल पा रहे हैं। तो इस बार बहुत उल्लास के साथ हमें ये महिला दिवस मनाना चाहिए। हाँ, इतना है कि सोशल डिस्टेंस का तो अभी पालन करना ही पड़ेगा, है ना। और खुल के अपनी बातें रखें। कई बार ये होता है कि क्योंकि देखो, हम सखी वन स्टॉप सेंटर ही हमारे यहाँ पे नाम इसलिए रखा कि एक सखी के तौर से हम लोग अपनी सारी बातें रखें कि कहीं ना कहीं से एक रास्ता तो निकले, अगर कि जिनको दिक्कत हो रही है कि हम क्या मदद कर सकते हैं, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल। कोरोना काल के कुछ अनुभव अगर अपना संक्षिप्त में आप शेयर करना चाहें कि कैसा रहा उस दौरान, क्या जिस तरह के केस आए तो उनको आपने कैसे सुलझाया? हाँ, कोरोना काल में थोड़ा दिक्कतें तो यही रही कि देखो, वाहन का है, कहीं बाहर आना जाना नहीं है, लेकिन उस हिसाब से ज़्यादातर जो मैं देखी 2 महीना लगातार 22 तारीख के बाद की जो है, तो केसेज ये मारपीट वाले नहीं आए, नहीं के बराबर आए। तो जितने भी आए कि फ़ोन पे कि हमें राशन नहीं मिला है और हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, हमें गाड़ी का, हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो हम लोगों ने उनको वैसे में मोटिवेट किया है कि अगर जैसे उन्हें राशन नहीं मिल रहा था, बहुत हमने वन स्टॉप सेंटर ने अपना राशन तो उनको नहीं दिया, है ना, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन हमने लिंक करवाया। जैसे विधिक सेवा प्राधिकरण से है, तो वो लोग मदद के लिए थे, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने उनसे संपर्क करा के उन लोगों को किया। सरल संस्था में हम लोगों ने बात करी, विमर्श में हम लोगों ने बात करी, प्रयास संस्था में हम लोगों ने बात करी। तो एक जो पूरा सामंजस्य इस तरह से बन पाया और उन तक मदद पहुँच पाई कि उनको राशन मिला, जो भी उनकी दिक्कतें हो रही थी वो पूरी करवाई हमने। और घरेलू हिंसा वाला जो मामले थे वो नहीं थे। हाँ, उन लोगों का जरूर था जो मामले पहले से कोर्ट में चल रहे थे, तो वो बार बार पूछते थे, मैडम हमारे केस का क्या होगा, हमारे वहाँ से तो कुछ क्या होने वाला है, इस तरह से पूछते। तो फिर वही था, लॉकडाउन था, कोर्ट में कुछ काम हो नहीं रहा था, तो उनको वही बोलना हो रहा था कि नहीं। हाँ, ये सब रहा। इतने सालों से आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, कैसा होता है आप लोगों का अपना जो निजी जीवन होता है, बाल बच्चे हैं, पति हैं, घरेलू हिंसा के मामले सब जगह हैं, तो अपना घर में भी मतलब उन चुनौतियों से निपटना होता होगा? बिल्कुल, ये तो है कि देखो, यहाँ पे समय देना बहुत हमारी तो फिर ड्यूटी ये है। रात को ही केस है, दिन को ही केस है, ये पता नहीं रहता कि पूरा दिन हमें अभी बैठना है या घर किस समय जाना है। जाएंगे भी तो हो सकता है कि आधे घंटे में फिर से हमें लौट के, हालांकि ये वन स्टॉप सेंटर पूरी 24 घंटे की सेवा है, कोई ना कोई यहाँ पे वर्कर पूरे 24 घंटे पे हम लोग शिफ्ट वाइज रहते ही रहते हैं। लेकिन देखिए, मैं महिलाओं से शुरुआत से ही इस तरह से जुड़ी हुई हूँ, एक ज़मीनी स्तर पे कहना चाहिए, क्योंकि मैंने घर घर पे महिला समाख्या के दौरान लोगों के घरों पे जाके उनके दर्द को जाना है, उनकी दिक्कतों को जाना है। मैं बहुत अच्छे से उन लोगों के परिस्थितियों को समझती हूँ, तो मुझे उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे ये भी एक ये रहता है कि हालांकि यहाँ पे स्टाफ भी रहता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है नहीं, मुझे पहुँचना चाहिए, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए, शायद मैं और बेहतर कर पाऊँगी, शायद मैं मतलब ये रहता है। और इसलिए मेरे को घर को मैंने उतना वो नहीं दिया कि हाँ, प्राथमिकता इसलिए नहीं दी है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि भैया मैं सारी बेटियां हैं आपकी, ये सब असर क्या उन पर कुछ दिखता है आपको? ये है कि देखो, मैं उन्हें उतना समय बच्चों को नहीं शुरू से ही नहीं दे पाई,
पाई, बच्चे छोटे थे तब से ही मैं उतना समय बच्चों को नहीं दे पाई, क्योंकि मैं लगातार फील्ड पे और बाहर का ही काम करती रही। अभी मेरे को जो वन स्टॉप सेंटर में आने के बाद मुझे बच्चों के साथ रहने का मौका मिला हुआ है, तो कि मैं घर से आती हूँ जाती हूँ और कई बार बता ऑफिस में भी रहती हूँ, लेकिन बच्चों को जो भी हमारे यहाँ पे किशोरियों की, महिलाओं की जो भी दिक्कतें आती है वो सारी डिस्कस मेरे घर पे होती है। अच्छा। बच्चों के साथ, बेटियों के साथ मेरी पूरी डिस्कस होती है और बच्चे भी उस चीज़ को मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो शुरू से ही मम्मी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसने ऐसे क्यों करा, इसने तो ऐसे करना था, ये गलत। तो ये चीज़ें जब वो बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं उन केसों में, तो मुझे लगता है कि हाँ, कि बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, तो सरोजनी जी, बहुत सारी बातें आपने की, एक सखी के तौर पे आपने बहुत सारी बातें अपनी तमाम हल्द्वानी की सखियों से साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सुन रहे थे कार्यक्रम आधी आबादी की आवाज़ और हेलो हल्द्वानी 91.2 FM पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं सखी वन स्टॉप सेंटर ब्लॉक हल्द्वानी में, और ये बहुत सारी बातें आज आप सबको जानने को मिली होंगी। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आए हो दोस्तों, तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, यूट्यूब चैनल है। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।